हेलो एवरीवन, नमाती साइड और वेलकम टू आजूकल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस और उसका चैप्टर फर्स्ट आज हम करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से आप लोग कह रहे थे कि सर आप तो ओनली मैथमेटिक्स करवाते हो, बाकी सब्जेक्ट नहीं करवा रहे। तो आज आपकी डिमांड पे हम चैप्टर फर्स्ट आज लेके आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, तो इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट्स आने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसी वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे, नहीं, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे एक्सपेरिमेंट्स की। क्यों? क्योंकि आज ही हमारा वो जो एक्सपेरिमेंट्स वाला जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आज ऑर्डर करे हैं हमने, केमिकल्स वगैरह जो हैं वो आ जाएं। उसके बाद में हम बढ़िया से चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स कर करके भी हम सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले आपको एक नोटबुक ले लेनी है पास में, साथ में पेन ले लेना है और बैठ के लिखना है जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं कथा बोल रहा हूँ, आपने बस सुन लिया और आपको ज्ञान प्राप्त हो गया और सब कुछ ठीक है। नहीं, आपको लिखना पड़ेगी चीज़ें। और जो यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ ना भाई साहब, आपको नहीं बता, मैंने 3-4 दिन मैंने लगातार बैठ के मेहनत करके और ये नोट्स मैंने रेडी करे हैं। आपको नहीं पता कि कौन से कैसे नोट्स होने वाले हैं। आप अभी देखना इस वीडियो में, ज़बरदस्त नोट्स हैं आपके लिए। और आपको आपको वो नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं अभी के लिए। आगे हम देखेंगे, क्या पता कुछ भी हो सकता है। अभी आपको बहुत कुछ बढ़िया सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यार, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं क्योंकि वैसे भी हमने टाइम ले लिया काफ़ी। तो पहले चैप्टर नंबर 1, जैसा कि आपको दिख रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो यार रासायनिक अभिक्रियाएं आपको पता है क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण क्या होती हैं? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं एक एक चीज़ें बढ़िया से पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इंग्लिश मीडियम में जो भी हो वो भी ध्यान से देखते रहना, आपको भी समझ में आ जाएगी। कुछ वर्ड से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलते हैं। ये मैं हूँ, आपको दिख रहा होगा आपका, आप भैया जिसे बोलते हो, आप सर, जो भी बोलो। और ये आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं, अभी जो आया था, क्या आया था इधर, ये बर्नर हैं। क्या काम आते हैं ये काम आता है कोई भी जैसे चीज़ जलानी हो तो वहाँ पे ये काम आता है, गर्म करना हो तो। और इस हाथ में अभी आने वाला है हमारे ये केमिकल जो डाला हुआ होता है इसमें, तो वो है ये। आगे देखते हैं। आगे हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, अगर ये चीज़ आपने पढ़ ली ना बढ़िया से, अगर ये चीज़ अच्छे से देख ली तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें बढ़िया से। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? देखते हैं अभी। रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वह प्रक्रिया, ध्यान से देखो अभी, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ खुद से या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके नए गुणधर्मों वाले एक या अधिक पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या कि आपने देखा होगा कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से मिलती है तो क्या करती है? रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है। जब अभिक्रिया होगी तो कुछ एक नई चीज़ बनेगी न, समझे? जैसे अगर लोहा है, लोहे को हमने पानी में रखा तो वहाँ पे रिएक्शन होगी न, उस पर जंग लग जाएगा न, समझाया? यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो लोहे के अलग गुण होते हैं, पानी के अलग गुण होते हैं, लेकिन जैसे ही वो साथ में मिलते हैं तो वहां पे जंग लग जाता है लोहे के। ठीक है, तो और जंग के अलग ही गुण होते हैं, लोहे के और उस जंग लगे हुए लोहे के सेम गुण धर्म नहीं होते हैं ना। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी रासायनिक अभिक्रिया, इनको हम बोलते हैं। उदाहरण हमने देख लिया है, लोहे पे जंग लगना। ठीक है, भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। और क्या है इधर, जल का बनना। जल कैसे बनता है आपको पता है? नहीं पता तो ऐसे देख लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस मिलती है तो वहाँ पे बनता है जल। अंगूर का किण्वन, अब ये किण्वन क्या होता है आगे हम देखेंगे, इसका भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे यार, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। क्या होता है? अंगूर का फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको, किण्वन को इंग्लिश में। तो अंगूर से शराब बनती है, आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, तो वो हम बना के आपको दिखाएंगे, हम बनाएंगे। ठीक है,
सारे एक्सपेरिमेंट्स हम करने वाले हैं। आगे क्या है, आगे है मैग्नीशियम रिबन का दहन। ये मैग्नीशियम रिबन होता है एक वाइट कलर का ऐसा सा होता है, जब उसको जलाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो रिएक्शन में आगे अभिक्रियाएं होगी और रासायनिक अभिक्रिया। ये देखो आपको दिख रहा है इधर जंग लगा हुआ, ये लोहा है, ठीक है। और इसके आगे यार ये देखो अंगूर हैं, अंगूर का किण्वन हम करके देखेंगे। इसके बाद में ये यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, जब उसको जलाते हैं, देखो ये पकड़ा हुआ है इस चिमटे में और ये जला रहे हैं, तो देखो कितनी लाइट निकल रही है इससे, ठीक है। तो ये है, आगे हम देखते हैं आगे क्या है, रासायनिक समीकरण। अब समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया तो हमने देख ली कि कोई दो या दो से पदार्थ मिलते हैं तो क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है वहां पे, वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब रासायनिक समीकरण क्या होती है कि मैं बोलूं कि लोहे पे जंग लगना, अभी मैंने क्या बताया था कि लोहा और जब पानी मिलता है तो लोहे पे जंग लग जाता है। तो मैंने इतनी लंबी एक लाइन बोली, मैंने वहां पे समझा, मैंने वहां पे लाइन बोली, लेकिन 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 अगर इसको मैं शॉर्टकट में लिखना हो छोटा सा, तो वहां पे हमारी रासायनिक समीकरण है वो काम में आती है। देखो क्या चीज लिख रखा है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, जो भी पदार्थ है वो भाग ले रहे हैं ना रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया में, उस वो जो पदार्थ है ना उनको संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में लिखना, वही रासायनिक समीकरण होती है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं पानी, पानी को मैं छोटा सा लिख दूं शॉर्टकट में H2O, समझा, दिख रहा है ना आपको, H2O मैंने लिख दिया इधर ये। अगर मैं बोलूं लोहा, लोहा को मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख दूं Fe, फेरस, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये होता है ऐसे, ठीक है। इसमें समीकरण, रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, एक तो होगी शब्द समीकरण, हमारी शब्द समीकरण है शब्दों के रूप में हम लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब ये मिलती हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन मिलना सीधा सा मतलब है कि मैग्नीशियम का दहन हो रहा है, मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है। जब किसी चीज को जलाते हैं, आग लगाते हैं ना उसमें, तो उसको बोलते हैं इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। जब भी किसी चीज को जलाना होता है तो उसकी O2 के साथ अभिक्रिया करवा दो, जैसे कार्बन को जलाना तो कार्बन की O2 के साथ अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, वैसे आप लोग इंटेलिजेंट हो, समझ में आ जाता है आप लोगों के। तो ये जब ये मैग्नीशियम रिबन है, ये जब इसको हम जलाते हैं तो क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। बना के बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, बना के आपको बताऊंगा। अब सांकेतिक समीकरण आगे, सांकेतिक समीकरण ये इससे भी शॉर्टकट में हो जाता है ऐसे। ये देखो मैग्नीशियम को मैंने Mg लिख लिया, देखो, ठीक है, आपको दिख रहा है Mg, मैग्नीशियम को मैंने क्या लिख लिया, Mg लिख लिया यहाँ पे, और फिर O2, ऑक्सीजन को मैंने O2 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन गया, ठीक है। जो इधर ये होता है इनको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है, रिएक्टेंट जिसको हम बोलते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करने वाले अभिकारक, गाना गाने वाले गायक, मैंने बताता हूं ना बहुत बार, मैं ऐसे बताता हूं। तो ये अभिक्रिया करने वाले हैं तो इसको हमने क्या बोल दिया, अभिकारक बोल दिया। और अब जो अभिक्रिया बन करके जो चीज बनती है ना उनको हम बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट, इनको हम बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब भाई नियम भी होते हैं, ऐसे ही नहीं कि अब कुछ भी लिख दें, कैसे भी लिख दें हमारी इच्छा से, तो नियम होते हैं। कैसे नियम होते हैं, ये इतने सारे नियम होते हैं, एक एक चीजें देखते हैं थोड़ा। अब समीकरण भी साथ में देख लेते हैं, ठीक है। ये समीकरण है नीचे, अब इसको समझते हैं बढ़िया से, क्या चीज है। अभिकारकों को उनके संकेत या अणुसूत्रों के रूप में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। सिंपल सी चीज बता दूं कि ये जो अभिकारक जो होते हैं ना, अभिकारक, उनको लेफ्ट साइड में रखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी इधर वाली, और ये इधर वाली क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। इसके बीच में तीर का निशान है ना, इसके दोनों साइड होगी ऐसे। तो जो अभिकारक होंगे उसको हम क्या किधर रखेंगे, हम लेफ्ट साइड में रखेंगे हम, ठीक है। और इनके बीच में, जो अभिकारकों के बीच में ये प्लस का चिन्ह होता है, एक से ज्यादा अभिकारक हैं वहां पे, तो हम क्या करेंगे, वहां पे बीच में प्लस का चिन्ह हम ऐसे लगा के रख देंगे। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। इसके बाद में क्या है,
उत्पादों को क्या है, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा होगा आपको। उत्पादों को उनके संकेतों और अणुसूत्रों के रूप में समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारकों को ये लेफ्ट हैंड साइड, और जो उत्पाद होते हैं उनको ये राइट हैंड साइड इधर हम लिख देते हैं। जो चीज बनती है, उत्पाद बनता है उसको, ठीक है। उत्पादों के बीच में भी क्या है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। एक से ज्यादा उत्पाद है तो, दो उत्पाद है मान लो, तो कैसे रखेंगे, उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा के ऐसे हम रख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक और H2SO4 इनकी जब अभिक्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है आपको दिख रहा है क्या? जिंक और H2SO4 की जब अभिक्रिया हो रही है तो क्या हो रहा है, ये ZnSO4 बन रहा है और H2 बन रहा है, अलग अलग दो चीजें बन रही है, इनके बीच में प्लस का चिन्ह ऐसे आ गया। आगे अभिकारकों व उत्पादों के मध्य तीर का निशान है, वो इसका प्रयोग करा जाता है। ये जो बीच में है ना तीर का निशान, ये इधर अभिकारक, इधर ये उत्पाद, इनके बीच में ये तीर का निशान, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। इसके बाद में क्या है, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है वो जो तीर है ना, अभिक्रिया की दिशा, यानी ये जो तीर इधर है ना, देखो ये, इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है, मतलब ये चीज थी पहले और इससे ये चीज बन गई। आया चीज समझ में? अगर तीर इधर होता ना ऐसे इधर, तो इसका मतलब क्या, पहले ये चीज थी और इससे ये चीज बन गई, ऐसे हो जाता वो, ठीक है। चलो अब आगे क्या है, आगे क्या है यहाँ पे ध्यान से देखना कि रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था दिखाने के लिए ठोस के लिए S फॉर सॉलिड, द्रव्य के लिए लिक्विड L, और गैस के लिए G, जलीय विलयन के लिए एक क्यों अंकित किया जाता है। मैं समझाता हूं, कोई चीज सॉलिड है, ठोस है, जैसे जिंक है ना, ये ठोस है तो इसके कोष्टक में मैंने लिख दिया ऐसे S, ठीक है। H2SO4 जलीय विलयन, इसको विलयन फॉर्मेट में होता है ये, तो ये हो गया AQ। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है ये गैस के फॉर्मेट में है, गैस है हाइड्रोजन, इसको मैंने कैसे लिख दिया, G को लिख दिया कोष्टक में यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी भौतिक अवस्था बता रहे किस प्रकार से है। जैसे पानी होता है, पानी तीनों फॉर्म में होता है, पानी लिक्विड में भी होता है जिसको हम पीते हैं, पानी सॉलिड स्टेट में ठोस में भी होते हैं जो कि बर्फ होते हैं, और पानी गैस फॉर्मेट में भी होता है जो भाप होता है, ठीक है। आगे तीर के ऊपर ऊपर या नीचे ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरण आदि लिखे जाते हैं। अब तीर के ऊपर यहाँ पे है नहीं, आगे और एग्जांपल लेते हैं, देखो ये रहा, अब तीर लगा हुआ है ये, इस तीर के ऊपर यहाँ पे मैंने उष्मा नाम लिख रखा है, ये देखो उष्मा नाम इतना बड़ा, यानी ये अभिक्रिया कब होगी, जब उष्मा देंगे, इसको हम गर्म करेंगे तो ये अभिक्रिया होगी। तो इस अभिक्रिया को क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया तीर के ऊपर, ताप, उष्मा ताप, ठीक है। दाब, यानी कई बार क्या होता है, अभिक्रिया को संपन्न कंप्लीट करवाने के लिए उस पर दाब लगाया जाता है, ठीक है। सांद्रण, सांद्रण क्या होता है, सांद्रण होता है कोई चीज कितनी गाढ़ी है, कोई चीज कितनी पतली है, वो होती है सांद्रण, सांद्रता। ये थोड़ी चीज यहाँ पे हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आगे वाले चैप्टर में चीजें आएंगी, मैं आपको बढ़िया से सब कुछ समझाऊंगा। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है ये मैं बताता हूँ। उत्प्रेरक होता है जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, दो लोग लड़ रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये दो लोग ऐसे लड़ रहे हैं मान लो, तो क्या होता है, क्या होता है, एक और यहाँ पे आदमी होता है, ये जो आदमी होते हैं, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये लाठियों से, इनके हाथ में लाठी है, इनके हाथ में लाठी है, लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। अब ये आता है और ये इनको बोलता है कि कुछ भी बोलता है, मतलब पहले धीरे धीरे लड़ रहे होते हैं, ये आके कुछ भी बोलता है, जैसे बोलता है ना, ये जल्दी से लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, ये समझ आया उत्प्रेरक, यानी उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की स्पीड है ना वो बढ़ा देता है, जल्दी कर देता है अभिक्रिया, या अभिक्रिया को धीरे भी कर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो लड़ाई को शांत करने के लिए भी आते हैं, है ना, और कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई को बस बढ़ाने के लिए आते हैं कि भाई कैसे भी करके जल्दी से ये भिड़ जाए आपस में, तो वो होते हैं उत्प्रेरक। तो अभिक्रिया को उत्प्रेरक भी चाहिए होते हैं कई बार, ये तीर के ऊपर हम लिखते हैं कि कौन सा उत्प्रेरक वहां पर चाहिए हमें, आगे और हम चीजें सीखेंगे, डीप में जाएंगे। आगे क्या है यहाँ पे देखो, अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलने वाली गैस के लिए ये ऐसे इस तीर का
तीर का ऐसे उपयोग करा जाता है। ये तीर ऊपर जा रहे हैं तीर, ठीक है। गैस होती है क्या, कहाँ जाती है, गैस ऊपर की ओर ही तो जाती है, गैस ऊपर जाती है, तो तीर को भी हमने ऐसे ऊपर की ओर ऐसे बना के छोड़ दिया। ये देखो यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस बनी यहाँ पे अभिक्रिया में बनी, तो इसको हमने तीर लगा के ऐसे ऊपर कर दिया, यानी ये निकल रही है गैस, ठीक है। ये तो क्या क्या चीज ध्यान देनी है, समझ में आ गया आपको? और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप और पढ़ लेना अच्छे से। आगे चलते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब यार क्या होता है संतुलित करना? जैसे मैं आपको एक बताता हूं, एक चीज बताता हूं कि मैंने 1 लीटर पानी लिया, अगर उस 1 लीटर पानी को मैं ठंडा करूंगा, जमाऊंगा ने, तो 1 लीटर ही तो बर्फ बनेगी, ठीक है, कम या ज्यादा थोड़ी ना होगी। यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो जितना पदार्थ होता है ना, जितने परमाणु होते हैं ना, वो उतना ही रहते हैं, ना तो बढ़ता है ना घटता है, ठीक है। और इस एक नियम होता है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसको हम बोलते हैं, ये तुम्हें याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी किसी भी पदार्थ को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं अपनी ओर से, वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो यहाँ पे बता भी रखा है, क्या चीज बता रखी है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार दो हमारा ये लिखा हुआ आ गया, तो कोई बात नहीं। अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है, ठीक है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मैं समझाता हूं, जितना उत्पाद बना है उतना उतना अभिकारक होना चाहिए, या जितना अभिकारक है उतना उतना उत्पाद बनना चाहिए, दोनों साइड बराबर होने चाहिए, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात परमाणु तत्वों की प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहती है। अभी मैं समझाता हूं अगर आपको नहीं समझ में आया तो। देखो यहाँ पे फेरस है, ये ना फेरस जो लोहा जिसको हम बोलते हैं, H2O है, पानी होता है ना, H2O को हम बोलते हैं पानी। तो जब लोहा और पानी की जब हमने अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, Fe3O4 बना, जंग लग जाता है, आपको बताएं, ये हाइड्रोजन गैस है वो निकल गई, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान से, इधर ये फेरस के 3 परमाणु थे इधर, ठीक है, सॉरी इधर 1 परमाणु था, जैसे ही अभिक्रिया हुई तो इधर 3 परमाणु हो गए। कैसे आ सकता है, हो ही नहीं सकता ऐसे, कहां से आ गए भाई? 1 परमाणु लिया हमने ऐसे, देखो 1 kg लोहा लिया है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, 1 kg लोहा लिया है, अभिक्रिया करवाएंगे, 3 kg लोहा कैसे बन जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, इनको हम संतुलित करना है वापिस। और भी चीजें देखो, इधर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 1 परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए, समझ आ रहे हैं ना, ठीक है। अरे 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 चलो, तो इसको हम क्या करें, संतुलित करेंगे, दोनों साइड हम बराबर कर देंगे, ठीक है। बराबर करने के नियम होते हैं, स्टेप्स होती हैं, आपको समझ में आ जाएगी, टेंशन ना लो, नहीं आएगी तो मैं बैठा हूं ना, टेंशन क्यों ले रहा हूं। तो पहली स्टेप क्या है, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देना है, जो भी सूत्र है उसके चारों ओर बॉक्स बना देना है। चलो कैसे बनाएंगे बॉक्स, ये देखो भाई साहब, बहुत मेहनत लगी यार इन चीजों को रेडी करने में, तो पूरा ध्यान से देखना प्लीज। Fe H2 इन सारों के क्या बॉक्स बना दिया। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, इनके अंदर घुसना ही नहीं है आप लोगों को, समझ में आ गया ना। आगे स्टेप नंबर 2 क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को संतुलित करना। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों का क्या करना, संतुलित। सबसे अधिक परमाणु कहाँ है, किसके पास है, देखो किसके पास है, इधर ये देखो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 4 परमाणु है ने, दिख रहा है ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 4 परमाणु है, तो इधर भी 4 परमाणु होने चाहिए ने। तो क्या करेंगे आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया, इसके और यहां पे हम 4 रख देंगे, कैसे, ये देखो भाई साहब, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन, इसके यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया ना हमने, तो ऑक्सीजन 4 बन गए, यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन को संतुलित हमने कर दिया। अब बाकी फेरस बच्चा है, हाइड्रोजन बच्चा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। स्टेप नंबर हम 3 लेंगे, इसमें क्या, अन्य परमाणुओं से, अन्य परमाणुओं में से किसी भी एक को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। और क्या बचा था, एक फेरस बचा था फिर एक हाइड्रोजन बचा था, उनमें से कोई सा भी एक ले लो। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को संतुलित करा है,
ऑक्सीजन जो संतुलित हैं दोनों साइड 4 4 हैं, 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया था, 4 दूनी 8 हो गया था ना, ठीक है 8 हो गया था अभी 4 रखते ही, और मैंने यहाँ पे क्या करा 4 रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है वो 4 हो गया है, सॉरी 4 को मल्टीप्लाई करा तो 4 दूने 8 हो गए हैं, समझ आ गया। हाइड्रोजन 4 दूने 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूने 8, हाइड्रोजन संतुलित, ऑक्सीजन संतुलित, संतुलित, ठीक है। बचा कौन, फेरस। फेरस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेप नंबर 4 क्या है, अन्य परमाणुओं को संतुलित करना है। क्या है अन्य परमाणु, फेरस। फेरस के लिए क्या करा, फेरस इधर 3 है ना, इधर 3 है, तो इधर भी हमने क्या कर दिया, इसके अपोजिट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करा तो इधर फेरस 3, इधर भी फेरस 3, सारी चीजें संतुलित हो गई हैं भाई साहब, समझ में आया। बहुत बढ़िया चीज थी यार। अब अभी भी कंप्लीट होनी है, देखो भौतिक अवस्थाओं को हमें क्या करना है और लिखना है यहाँ पे, भौतिक अवस्था यानी जो फेरस हैं कौन सी फॉर्म है, ये ठोस है, द्रव है, गैस है, कौन सी फॉर्म है आपको पता है ना, लोहा कौन सी फॉर्म है यहाँ पे, ठोस सॉलिड फॉर्म में है। देखो फेरस के मैंने क्या लिख दिया, कोष्टक में यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉलिड, एस यहाँ पे सॉलिड लिख दिया मैंने। अब हाइड्रोजन है वो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो गैस फॉर्मेट में, ये तो मैंने H2O को गैस लिख दिया ऐसे, ये सॉलिड बन गया यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन है वो गैस निकल गई यहाँ पे से, ठीक है। ये आपको लिखना है। कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, जो भी डाउट है कमेंट कर दो, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी हम डेली क्लासेस करते हैं ना लाइव, तो उसमें और मैं आपको बता दूंगा आगे। ये आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नोट कर सकते हो अभी आपको, या आपको नोट्स मिल जाएंगे बाद में, व्हाट्सएप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ पे आप ना जाके ज्वाइन हो जाओ आप ग्रुप में, ठीक है, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे बढ़िया सा। ये आपको प्रैक्टिस करना है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे ज्यादा परमाणु में, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं, यहाँ पे मेरे को हाइड्रोजन के दिख रहे हैं, देखो हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं। अभी तो देखो हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, 12, ये 2 इधर ही है, 14 परमाणु हो गए उत्पाद के साइड। इस उत्पाद के साइड कितने परमाणु हुए हैं, टोटल 14 परमाणु हुए हैं, इधर 14 होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 7 रख देंगे। नहीं देखो आया समझ में, यहाँ पे 7, तो 7 में 14 हाइड्रोजन, इधर भी 14 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का काम हो गया है। इसके बाद में कोई सा भी लेते हैं, हाइड्रोजन हो गया, तो अब चलो ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है 6 और 2 8, ठीक है, 6 2 8 और 1 9 है, 9 है, तो इसको 9 कैसे करेंगे, ठीक है, ये आप करो, आपको नहीं होगा मैं हूं ना। चलो आगे देखते हैं, आगे 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 क्या है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के यार प्रकार हमें देखने हैं, किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके लिए इस स्लाइड में यार बहुत मेहनत लगी है, प्लीज पूरा बढ़िया से ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है अभी जस्ट आपको बताने वाला हूं। फिर वियोजन अभिक्रिया हमारी, फिर ये विस्थापन अभिक्रिया हमारी, फिर क्या दिख रही है आप लोगों को, द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर क्या दिख रही है आपको, उपचयन अभिक्रिया, फिर आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, अपचयन अभिक्रिया। और जब ये दोनों अभिक्रिया साथ में होती हैं, क्या होती है, अभी ये अभिक्रिया नहीं है पता आप लोगों को, कोई बात नहीं, पता है तो बढ़िया बात है, साथ में होती है, आपको पता है क्या होती है, जब साथ में होती है अभिक्रियाएं कोई भी समीकरण में, तो कोई भी सिचुएशन में जब ये दोनों अभिक्रिया साथ में होती हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, वहां पे हो रही है। 2 नाम और भूल गए आपके, 2 अभिक्रिया और भूल गए, उष्माक्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया, वो कहां पे कैसे होती हैं, ये संयोजन अभिक्रिया का भाग होता है, उष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है बताऊंगा। वियोजन अभिक्रिया का भाग होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, आपको लिखा हुआ दिख रहा है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, मिल करके, जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 चीज जुड़ के और एक चीज बन जाती हैं, 2 चीज जुड़ के एक चीज बन जाती हैं, तो क्या होता है वो
उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। ये देखो कोयले का दहन, ये देखो भाई साहब, कोयले को हमने क्या करा है, जलाया है। कार्बन है ना कोयला, पहले मैंने एग्जांपल दिया था ये शुरुआत में, कोयला है, उसको हमें जलाया। जब भी जलाने की बात करें, दहन मतलब जलाना, होलिका दहन, आपने नाम सुना है ना, होलिका दहन, होलिका को जलाना। तो जैसे कार्बन का दहन करते हैं तो वहां पे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। यहाँ पे दो अभिकारक हैं जुड़े, संयोग करा, अभिक्रिया करी, कुछ भी बोल दो, एकल उत्पाद बना, एक चीज बनी, CO2। ठीक है, ये यहाँ पे कोयले जल रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है ना इधर, ये कोयले जल रहे हैं इधर। ओके, जलने दो, सर्दियां हैं, हाथ सेक लो। आगे जल का निर्माण, जल का निर्माण कैसे होता है आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले, हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन गैस दोनों मिलती हैं तो H2O बन जाते हैं। ये मैंने इसकी ये जो भौतिक अवस्था है ये भी मैंने साथ साथ में लिख रखी है, रासायनिक समीकरणों को मैंने संतुलित भी कर रखा है साथ साथ में। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया को मैंने इसके साथ में ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, हीट जनरेट होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया करी, हमने गर्मी महसूस हुई। देखो प्राकृतिक जो गैस है उसको हमने दहन करा, उसको जलाया, जलाना मतलब O2 के साथ अभिक्रिया, मैंने आपको बताई थी ना प्राकृतिक गैस का दहन। ये प्राकृतिक गैस कौन सी, CH4 जिसको मेथेन बोलते हैं। ठीक है, आप आगे और पढ़ोगे, आई थिंक चौथा चैप्टर है उसमें ये पढ़ोगे आप, मेथेन। मेथेन की O2 के साथ अभिक्रिया करवाई, CH4 की O2 के साथ अभिक्रिया, तो क्या बना, CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, CO2, H2O, पानी बना, जल बना। ठीक है, और इसके साथ ऊर्जा और मिली, गर्मी भी मिली हमें, समझ आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, उष्मा देती है ये हमें। आगे है शोषण अभिक्रिया। शोषण क्या होता है, आप सांस लेना। ठीक है, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनती है। मैं आपको बताता हूं ग्लूकोज क्या होता है, जब हम खाना लेते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ध्यान से समझना, खाना खाया ग्लूकोज मिला। शोषण, सांस लिया तो हमें ऑक्सीजन मिली, शोषण में हम ऑक्सीजन लेते हैं ना। ठीक है, ये चीजें ली हमने बाहर से, अब हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन होगी, अभिक्रियाएं होगी, सारी चीजें वो अंदर जाके खाना और जो सांस अंदर जो ऑक्सीजन अंदर जाके अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जिसको हम वापिस छोड़ते हैं ना, पानी बनेगा H2O, जिसको हम शरीर में काम में ले लेते हैं। ऊर्जा बनती है, ठीक है, जिसको भी हम काम में लेते हैं ना, खाना खाते हैं तो हम काम कर पाते हैं, आपको पता है ना। ठीक है, आगे क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोग, वियोग समझते हो ना, टूट के अलग होना। ठीक है, एकल अभिकर्मक क्या होता है, टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, वियोग हो जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है मैंने, देखो CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने ऊर्जा दी है, पहले हमें ऊर्जा मिली थी, इसको हमने ऊर्जा दी है, तो ये टूट गया, टूटते ये दो उत्पाद बन गए। ये AgCl है, इसको हमने ऊर्जा दी, सूर्य का प्रकाश दिया हमने, तो वहां से ऊर्जा ले ली ना इसने, सूर्य का प्रकाश भी एक ऊर्जा है, तो वो हमने दी इसको, तो Ag और Cl2 इसको ये दो भागों में टूट गया। AgBr है, इसको भी सूर्य का प्रकाश दिया, ये भी क्या हुआ, Ag और Br2 में ये टूट गया। ओके, और ये जो दो अभिक्रियाएं होती है ना, ये श्वेत श्याम फोटोग्राफी में यूज होती है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी क्या होती है, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है ना, वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपने देखी होगी, ऐसी फोटो जिसपे कलर ओनली ब्लैक और व्हाइट होता है। ठीक है, उस फोटो में ये फोटोग्राफी में ये रिएक्शन काम में आती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रखी हुई है चाइना डिश, एक प्लेट सी होती है, उसके अंदर ये सिल्वर क्लोराइड डाला हुआ है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl ये डाला हुआ है, इसको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तब ये क्या बन जाएगा, Ag और ये क्लोरीन अलग अलग टूट के अलग अलग हो जाएंगे ये। ठीक है यार, ये हमने एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो यार बहुत मजा आएगा उसमें, मेरा खुद का मन है कि यार ये चीजें मैं करूं, मुझे खुद ये इंटरेस्ट होता है इन चीजों को करने में, तो ये हम करेंगे। ठीक है,
आगे अब उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि आपको पता है क्या कर रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया में उष्मा दे रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया में हमें उष्मा मिल रही थी, इसमें हम उष्मा दे रहे हैं। तो ये क्या है कि वियोजन अभिक्रिया में उष्मा देनी पड़ती है, इसको हम दे रहे हैं, तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। देखो इसको समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको उष्मा दी जाती है। जिन अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी इनको चाहिए होती है। ये सेम ही मैंने लिख दिया यार, तो अलग कोई एग्जाम्पल है नहीं, आपको भी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी, आपको कम से कम याद करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ज़्यादा चीज़ें याद होती भी नहीं है। तो ये सेम ही मैंने यहाँ पे लिख दिया, वियोजन आए तो भी ये लिख दो और उष्मा शोषी अभिक्रिया आए तो भी ये दोनों एग्जाम्पल आप सेम सेम लिख सकते हो। तो ये इसको उष्मा दी हमने, तो ये चीज़ टूट के ये बन गया ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई खास वैसे है नहीं, उष्मा दे दी हमने तो दे दी, बस क्या है। अब आगे है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन आपने नाम सुन रखा होगा सामाजिक में, हिंदी में। विस्थापन क्या होता है, एक चीज को हटा के वहां पे दूसरी चीज रख देना, वो होती है विस्थापन। ठीक है, स्थापना क्या होती है, कोई चीज को रखना, स्थापित करना। विस्थापन यानी उस चीज को, कोई चीज रखी हुई है यहाँ पे, उसको हटा के फिर वहां पे कोई दूसरी चीज रखना, वो होती है विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है या विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता। अभी मैंने ये तो बताया, अभी मैं समझाता हूं। ओ सॉरी, देखो हाँ, फेरस हैं वो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करते हैं। ये कॉपर सल्फेट का यौगिक है। यौगिक मतलब क्या, दो चीजें जब मिलके बैठती हैं ना उसको हम यौगिक बोलते हैं। ठीक है, हमारी मंडली होती है ना, जो ग्रुप होता है ना वो, तो ये इनका ग्रुप है, अभी ये बैठे हैं। अब क्या है कि जो फेरस है ना, ये फेरस ये है अधिक क्रियाशील तत्व है, पावरफुल है, ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, इसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये आपको भी आता होगा ना, थोड़ी सा आपको कुछ कोई कह देते हैं, आप जल्दी रिएक्ट कर जाते हो। ठीक है, जल्दी अभिक्रिया कर जाते हो आप। तो ये फेरस वैसे हैं, तो ये क्या करेगा, ये कॉपर बेच जा रहा है, इसको क्या करेगा, इसको हटा देगा, इसको बोलेगा चल हट, ये इसकी जगह आगे बैठ गया। देखो ये इसकी जगह आगे बैठेगा तो यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा ना, ये देखो यहाँ पे, और ये कॉपर बेचा रहा, ये देखो यहाँ पे कॉपर है, वो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, साइड में आके बैठ गया। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ये चित्र है अभिक्रिया का, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रख लेना, ये एक ऐसे लेयर का यहाँ पे फर्क नली है, इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट का विलियन डाला हुआ है, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, कॉपर सल्फेट का विलियन डाला हुआ है, इसके अंदर ये लोहे की छड़ें डाली हुई है। देखो कॉपर सल्फेट का विलियन ये, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलियन है ना, ये कॉपर सल्फेट, ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कॉपर सल्फेट ये, और जो फेरस है ये जो लोहे की कील है ना, इसको हम बोलते हैं फेरस, लोहे को बोलते हैं फेरस। इनकी अभिक्रिया करी तो क्या बना, ये फेरस सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर है वो अलग हो गया। ये देखो क्या है, फेरस हैं, जिंक हैं, और ये जो पीबी हैं, ये क्या करते हैं बेचारे, कॉपर को हटा देते हैं। ये तीनों ही पावरफुल होते हैं, समझ आ गया, ये क्या होता है, पावरफुल होता है, फेरस, जिंक और पीबी। ठीक है, याद रखोगे, और ये चीज आपको याद रखनी है, ये आ सकता है आपकी चीज जो एग्जाम में आता है कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। आपने क्या करा, आपने ऐसे कर दिया FeSO4 और फिर आपने कॉपर के साथ अभिक्रिया करी, आपने इसको फिर हटा दिया और आपने ऐसे कर दिया CuSO4। ये हो ही नहीं सकता, ये बेचारा कमजोर है, इसको कैसे हटाएगा, इस फेरस को कैसे हटाएगा, नहीं हटा सकता है ना, तो ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। इसलिए क्या होगा, ये चीज, ये जो तीन चीजें हैं, ये कॉपर को हटा देते हैं। आपको मैं जोर दे क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। आगे देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती हैं एक दूसरे को हटा देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को हटा देते हैं, वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी वहां पे आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन क्या होते हैं, थोड़ा सा हम आगे समझेंगे, अभी एक बार के लिए थोड़ा सा याद रख लो। ठीक है, वरना अगर यहीं पे मैं सारी चीजें समझा दूंगा ना, तो भाई साहब ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे भी लंबे वीडियोस आप देखते कहाँ हो,
बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में, लेकिन देखते नहीं उन्हें। चलो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान, आदान प्रदान, ये लिया दिया लिया दिया, वो होता है आदान प्रदान। देखो भाई साहब, ये बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। ये है सोडियम सल्फेट NO2SO4, ठीक है ये, और ये है बेरियम क्लोराइड BaCl2। इनकी जब अभिक्रिया करवाई तो Na+ में टूटेगा, Na+, ये Na+, और ये Ba जो बेरियम है माइनस में टूटेगा। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को चेंज हो जाएगा। ये Na है ना, ये Na वो Cl के साथ आ जाएगा, तो NaCl बन गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि Na है वो Ba की जगह आ जाएगा, Ba है ना ये Na की जगह आ जाएगा, तो Ba Na की जगह आया तो BaSO4 बन गया ना, ये Na इसके साथ में आया तो NaCl बन गया ना। ये आई चीज समझ में। और ये चीज भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। मेन चीज ये याद रखना कि आयनों का आदान प्रदान यहाँ पे होता है। और आपको ये एक एग्जाम्पल आपको याद कर लेना बढ़िया से, ठीक है। ज्यादा चीजें आपको याद नहीं करनी है यार, होती भी नहीं है, सीधी सी बात, ऐसे समझ लो ने। आगे ये यहाँ पे रिएक्शन का चित्र आपको दे रखे हैं। इसमें तो क्या है, बेरियम क्लोराइड है, इसके ऊपर से क्या, इसमें सोडियम सल्फेट ये है वो मिलाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सोडियम सल्फेट इसमें दे रखे हैं ना, ये देखो, ये दोनों चीजें तो जब मिलाई तो ये अभिक्रिया हो जाती हैं। आगे देखते हैं हम। आगे उपचयन अपचयन, ये बहुत जरूरी चीज है और ये आती है एग्जाम में, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या होती है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है, तो वह कहते हैं कि उस पदार्थ का उपचयन हुआ है, समझे। तथा जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अपचयन होते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन बढ़ गया तो वहां पे उपचयन हो गया। तो दूसरी अपने आप याद होगी ना, ऑक्सीजन बढ़ा तो उपचयन, अगर ऑक्सीजन नीचे गया, ऑक्सीजन घटा कम हुआ तो अपचयन हो गया। बस इसके एग्जाम्पल ये लोगों, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ मैंने अभिक्रिया करवाई, समझाया। कॉपर यानी तांबा, ऑक्सीजन की अभिक्रिया यानी मैंने गर्म कराया भाई साहब कॉपर को, तापन गर्मी दी है इसको, तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया यहाँ पे। ओके, ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो, पहले कॉपर है ना, ये जो कॉपर है इसके साथ में कोई ऑक्सीजन है ही नहीं ने, कहाँ है इसके साथ में ऑक्सीजन, अलग बैठा है ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया एक, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई ने, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ने, ऑक्सीजन की इसके साथ वृद्धि हो गई ने, तो क्या हुआ है यहाँ पे, उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन, याद रख लोगे। आगे चलते हैं। अब इसकी उल्टी होगी, उल्टी वो नहीं, उल्टी अभिक्रिया होगी, ठीक है, रिवर्स होगी। कॉपर ऑक्साइड है, इसके हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई हमने, वापस गर्म कराएं, तो क्या हो गया, कॉपर वापस अलग हो गया बेचारा, देखो, ठीक है। ये अभिक्रिया भाई साहब हम करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ठीक है यार। मैं खुद वेट कर रहा हूं, बस करेंगे सब कुछ। तो कॉपर ऑक्साइड है, उसकी हमने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई। यहाँ पे देखो, कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन है ना, मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूं, ठीक है। कॉपर के साथ यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक है, बढ़िया बात है। जैसे ही अभिक्रिया हुई, अब बताओ कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन है, नहीं है, 0 ऑक्सीजन हो गया, तो वो क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी भाई साहब, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे याद भी रख सकते हो, एक चीज याद रखनी है आपको, उपचयन ऊपर ऑक्सीजन, याद रखना ही नहीं है वैसे तो क्या चीज है यहाँ पे कि उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऊपर जाती है, ऊ ऐसे याद रख लो, उपचयन ऊपर, उपचयन ऊपर, और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो उपचयन में क्या होता है, ऊपर जाती है, कौन, ऑक्सीजन। दूसरे वाला अपचयन है, उसका सीधा अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया ना, ऑक्सीजन नीचे जाएगी अपचयन में, बस कम होगी ऑक्सीजन है वो। अब आगे है भाई साहब रेडॉक्स अभिक्रिया। शुरुआत अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, उपचयन और अपचयन जब दोनों एक साथ होती हैं,
उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे वो उदाहरण लिख दिया सीधा सा, मैंने वो लिखा नहीं। ऐसे देखो, ऑक्सीजन उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं। देखो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर का तो अपचयन हो रहा है। देखो कॉपर के साथ तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कॉपर के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही कि नहीं हो रही है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे है ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी होगी कॉपर के साथ। हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया ना ऑक्सीजन। देखो तो जब जुड़ जाते हैं ऑक्सीजन ऊपर आ जाते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो वहां पे उपचयन हो जाता है। आया समझ में? ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं यार। आगे, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। अब हमने ये चीजें देखी हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इसका हमारे डेली लाइफ में हम कैसे देख सकते हैं, कहाँ पे हम देख सकते हैं, ये कितना इम्पैक्ट अफेक्ट करती है हमारी डेली लाइफ को, वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, आपको पता है, लेकिन कुछ समय पश्चात, थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है, क्या होता है, उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। लोहे पे जंग लग जाता है ना, लोहा जब नया होता है तो एकदम चमकीला होता है। कैसा, ऐसा, ऐसा, कैसा, यहाँ पे नहीं देर देर की, ये देखो मैंने तीनों एक साइड में एक साथ में ले ली। ये देखो लोहा है वो पहले चमकीला था, ऐसा देखो ये चमकीला था, फिर क्या हुआ, क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद ये देखो लाल लाल भूरे रंग की ऐसी है ना परत चढ़ गई, जंग लग गया। इसी को बोलते हैं हम जंग लगना, आपको पता है। कुछ अन्य वस्तु धातुएं, धातु जो लोहे चांदी सोना, इसको बोलते हैं धातुएं। चांदी और तांबे में भी ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा चांदी की जब नई हम गहना बनाते हैं, लेके आते हैं हम नई कोई चीज चांदी का, ये जैसे आपको चम्मच दिख रही है, नई चम्मच है, आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये नई चम्मच है यहाँ पे देखो, ये तो कितना चमकीली दिख रही है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में ये देखो ऐसी सी हो जाती है, थोड़ी सी खराब हो जाती है ना। ये देखो यहाँ पे तांबा है, तांबे के साथ क्या होता है, ये हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तांबे को, तांबे के तार आप देखना, ठीक है, आपके आसपास तांबे के तार मिले देखना, ऐसे उसके ऊपर है ना हरा हरा सा ऐसे आया हुआ होगा, तांबे का लोटा भी होगा तो उसके पेंदे पे देखना हरा हरा ऐसा कुछ जमा हुआ आपको मिल जाएगा। ये चीज ना आपको गारंटीड पूछी जाएगी एग्जाम में, चांदी और लोहा के बारे में पूछी जाती है और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि चांदी के ऊपर तो काली परत चढ़ती है और जो तांबा है उसके ऊपर हरी परत चढ़ती है, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें डाउट हो जाता है, मेरे को पता है, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो फिर मैं एक चीज माइंड में रखता हूँ, क्योंकि चांदी चमकीली होती है, चमकीली होती है, सफेद होती है, सफेद का एकदम उल्टा क्या होता है, काला ने, तो काली परत चढ़ गई। तो ये क्यों होता है, क्यों होता है, देखो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संसारित होती हैं और इन प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। ये भाई साहब आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये अंडरलाइन में कर देता हूं यहाँ पे। कोई भी धातु होती हैं, अगर वो अम्ल के संपर्क में आ जाती हैं, आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है, आर्द्रता क्या होती है, नमी, ठंड, ठीक है, पानी, ऐसे तो पानी के संपर्क में आ जाती हैं। आर्द्रता वैसे और मैं बताऊं तो आपने देखा होगा जब आप सर्दियों में बाहर सोते हो तो सुबह जैसे आप उठते हो, आपने देखा होगा कि क्या होता है कि आपकी जो रजाई होती है ना वो भीग जाती है एक प्रकार से, वो आर्द्रता की वजह से होती है। आर्द्रता को हम नमी भी बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं, आगे 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 है यार विकृत गंधिता, पार्ट एंड होने वाला है यार, तो थोड़ा सा और समझना। विकृत गंधिता क्या होती है, इंग्लिश बोलते हैं बेड स्मेल, गंध मतलब स्मेल, विकृत यानी उसमें विकृति आ जाना, खराब हो जाना। तो देखो यहां पे वसा युक्त, वसा है मतलब जो चिकनाई वाले पदार्थ, वसा मतलब चिकना, ठीक है, घी, छाछ, दूध, दही, तो वसा वाले जो पदार्थ होते हैं या तेलीय पदार्थ होते हैं, खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उसका स्वाद या गंध बदल जाता है। आपने देखा होगा चिप्स वगैरह होते हैं या कोई ऐसी चीज होती है जो अगर लंबे टाइम तक पड़ी रहती है ना तो उसका स्वाद चेंज हो जाता है। ये उपचयन के कारण ही होते हैं। उपचयन के अभी वही तो देख रहे हैं हम, वही तो देख रहे हैं, अभी जो लोहे पे जंग लगा था वो भी उपचयन के कारण ही हुआ था। तो उपचयन के कारण होती है ये विकृत गंधिता भी है।
प्राय तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ पत्ती ऑक्सीकरण मिलाए जाते हैं वायुरोधी बर्तन में। अब मतलब ऐसे है कि ये अब इलाज क्या है, ये भाई अगर वो चीज़ें खराब हो जाती है उसका इलाज भी तो होना चाहिए। इलाज क्या है? इलाज यही है कि उसको, आपने देखा होगा चिप्स के जो पैकेट होते हैं ना, उनमें हवा भर दी जाती है। अब आप लोग को लग रहा है कि वो ऐसे नॉर्मल हवा होती होगी, नहीं भाई साहब, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्या भरी होती है उसमें? नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी होती है नाइट्रोजन गैस? क्योंकि वो रिएक्शन नहीं होने देती हैं, ये कम क्रियाशील होती हैं, कम सक्रिय गैस होती है, अभिक्रिया होने नहीं देती है ये। ठीक है, तो जो जैसा चिप्स उसमें डाला है लगभग वैसा ही पड़ा रहेगा। देखो थोड़ी बहुत तो होगी होगी, यहाँ पे देखो कम क्रियाशील लिखा है, ऐसे नहीं कि अक्रिय एकदम, कम क्रियाशील गैस है ये। तो अभिक्रिया थोड़ी धीमे होती हैं, काफी टाइम तक वो चिप्स है वो पड़े रहते हैं हमारे लिए, हम खा सकते हैं उनको। ये देखो भाई साहब, मैं पहले लाना भूल गया आपके लिए। आपको भूख लगी होगी, मुझे पता है, इतनी देर तक आप पढ़ रहे हो। तो ये चिप्स के 3 पैकेट हैं, आप आराम से खा सकते हो। ठीक है, ये आपको देखा होगा फुले हुए होते हैं। फुले हुए क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इनको ऐसे ही फुला के बेचने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, तो यार आ गई होगी चीजें आपके समझ में, आई थिंक इतना ही है। ओके, तो यार इसमें है ना बहुत मेहनत लगी यार। पहले तो चीज़ें नोट्स रेडी करने में मेहनत लगी, उससे पहले और भी चीज़ें करने में मेहनत लगी यार। इसमें बाद में ये क्लास शूट करने में इतनी मेहनत लगी है, मैं आपको बिहाइंड द सीन अगर दिखाऊंगा ना, क्योंकि हमने अलग यहाँ पे रूम सेट करा है इस ये क्लास शूट करने के लिए। इस टाइप की क्लास आप पहली बार आज देख रहे हो ये। ठीक है, अगर आप पढ़ते हो इस चैप्टर को बढ़िया से, आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर करते हो, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी है यार, तो इसमें आप लोगों की मुझे हेल्प चाहिए। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपके फ्रेंड्स तक को वो नोट्स पहुंचने चाहिए, सबको वो नोट्स पहुंचने चाहिए, उसमें आपकी हेल्प चाहिए मुझे। प्लीज़ शेयर कर सकते हो आप इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगी हमारी, तो बस उखाड़ते रहो। ठीक है, बाय।